Hey everyone, welcome back to the Layman Way and welcome to this course on UPSC CSAT and today it's our first lecture. Overview lecture पहले ही आ चुका था और आज हम quantitative aptitude से start करेंगे and today we'll start with number systems and before starting I want to tell you that ये जो कोर्स है बहुत enriching रहने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, स्पेशली वो लोग जो CSAT और quantitative aptitude के साथ स्ट्रगल करते हैं. इस कोर्स को करने के बाद यू विल नेवर फील कि आपको मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दिक्कत होता है और आप सीसैट के पेपर में जाके सबसे पहले वही अटेम्प्ट करोगे. तो आई वेलकम यू ऑल. चलिए जल्दी से आगे ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज़ फ्यू थिंग्स अबाउट मी. इफ़ यू वांट टू रीड more you can pause this video and read all the pointers. I'm a graduate from IIT Mandi. I have done my engineering in mechanical engineering and before this I have worked in Bharat Petroleum for 4+ years. And you can connect with me on LinkedIn. I'm available on LinkedIn with the name Bhishma Tahiliani, so you can connect with me on that. So चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से. And before starting, this is just a quote. Mathematics is not about numbers, equations, computations or algorithms. It is about understanding. और इस कोर्स में भी हम यही करने वाले हैं. We'll try to understand mathematics rather than cram and learn things. हम चीज़ों को रटेंगे नहीं, हम चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि जब आप चीज़ों को समझते हो तब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए यू विल बी एबल टू डू दैट. अगर आपका थिंकिंग प्रोसेस सही है तब आपका आंसर सही आता है, कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर लो. बट कुछ लोग को मैंने देखा है ना, वो फार्मूले बस रटते रहते हैं. फार्मूले रटने से मैथमेटिक्स अगर आ गई होती तो हर कोई कर लेता है ना. फार्मूले रटने से मैथमेटिक्स नहीं आती है. मैथमेटिक्स आती है चीज़ों को समझने से, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया होता है उसको लॉजिकली सोचने से. तो हम इस कोर्स में भी वही करेंगे, हम लॉजिकली सोचेंगे. ऑल्दो मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा बट वो इट शुड बी एज अ सप्लीमेंट टू योर अंडरस्टैंडिंग, नॉट एज अ प्राइमरी सोर्स कि भाई ये क्वेश्चन है तो मैं ये रट लेता हूँ, है ना. वैसा नहीं होना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं और नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ अवर फर्स्ट चैप्टर. तो चलिए इस बेसिक जो लर्निंग्स हैं जो इस चैप्टर में हमारी होने वाली हैं, दैट इज़ वी लर्न अबाउट रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सप्रेशंस. ऑपरेशंस हम करेंगे कुछ जैसे प्लस माइनस एडिशन, ये सब हम रैशनल नंबर्स पे करेंगे. एक्सपोनेंट्स के लॉज को हम देखेंगे और उसके बाद हम नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे. बेसिक लॉज ऑफ रेडिकल्स पढ़ेंगे और सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. LCM SCF को देखेंगे और इनके ऊपर हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. करेक्ट. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. तो आप इमेजिन करो कि शी इज़ मतलब आप अपने आप को इमेजिन करो इस लड़की की जगह, है ना. ये चल रही हैं एक सिंपल रोड पे, एक सिंपल नंबर लाइन पे ये चल रही हैं, है ना. तो जब आप चलते हो नंबर लाइन पे एंड व्हाट यू डू इज़ यू स्टार्ट वॉकिंग ऑन दिस नंबर लाइन. और आप क्या करते हो, आपके पास एक बैग होता है ना. यू हैव बैग और जो भी आपको नंबर सामने देख रहा है वो आप लेके इसमें डालते रहते हो, है ना. तो आपको क्या करना है, आपको एक लाइन पे चलना है और जितने भी नंबर सामने दिख रहे हैं उनको एक एक करके इस बैग में डालते चले जाना है ना. तो मान लो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो चलना. करेक्ट. जस्ट अ मिनट. तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो चलना, है ना. और एक एक करके नंबर्स यू स्टार्ट पिकिंग अप एंड पुटिंग इनटू दिस बैग. तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वन को डालोगे, 2 को डालोगे, 3 को डालोगे. जो आपको सबसे पहले नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4, इन सब नंबर्स को आप डालते चले जाओगे. अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, कहाँ से, 0 से. मतलब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट करके आप आगे बढ़े तो आपको पहला नंबर दिखा 1, आपने इस बैग में डाल दिया. फिर आपको दूसरा नंबर लिखा 2, आपने फिर उसको बैग में डाल दिया. फिर दिखा 3, फिर डाल दिया. ऐसे करते करते आप डालते चले गए, है ना. और फिर लाइन ख़त्म होती है. तो आप देखते हो अब जो ये नंबर्स आपने कलेक्ट किए 1 2 3 4, ये सब क्या हैं, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. तो आपका जो बैग बन गया ये वाला, ये किन किन नंबर्स का बैग बन गया, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1. कोई भी जितने भी नंबर्स जब हम 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. और उनको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल N से. ठीक है. अब आप ये मानो कि इस बैग में, ये जो बैग था नेचुरल नंबर्स वाला, हमने स्टार्ट किया था 0 से, हमने 0 को भी लेके इसमें डाल दिया.
जब हम 0 को भी लेके इसमें डाल देते हैं तो जो हमारा बैग बनता है दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर्स। होल मतलब जब हम नेचुरल नंबर्स में 0 का एडिशन कर देते हैं, मतलब 0 भी ऐड हो जाता है उस सेट में, दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर्स। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हम पूरे बैग की बात कर रहे हैं। ये पूरा बैग रिप्रेजेंट्स नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 टिल इनफाइनाइट नंबर्स। अगर इंटीजर्स जितने भी होते हैं, जस्ट अ मिनट, जितने भी नंबर्स होते हैं इंटीजर्स सारे 1 2 3 4 टिल इनफाइनाइट, दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब इसी सेट में अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं, 0 1 2 टिल इनफाइनाइट, तो उसको हम बोल देते हैं होल नंबर्स। दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। तो इफ़ वी ऑल्सो पुट 0 देन दैट आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो समझ में आ गया क्या, सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आ गया। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये बैग जिसमें 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर्स हैं, दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। वो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। अगर हम इसी बैग में अगर हम 0 को भी डाल देते हैं, है ना, अगर हम 0 को भी डाल देते हैं तो इस बैग को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड देन दे कंटिन्यू 1 2 3 और फिर इनफाइनाइट तक, करेक्ट। दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स। बेसिक चीज़ें याद रखना, नोट्स बना रहे हो तो बना सकते हो उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ये जो हमने नंबर देखे 1 2 3 4, है ना, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसके साथ ही साथ ये तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, है ना, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव हैं। फिर हमने पीछे देखा था नेगेटिव भी हैं, है ना, लाइन के पीछे भी तो हैं। ये जो लाइन है -1 -2 -3, दीज आर ऑल्सो इंटीजर्स, बट दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया, है ना, ये 0 है तो 0 के इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव वाले हैं 1 2 3, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। और इसके इधर साइड दीज आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। पर आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि 1 2 3 आर नेचुरल नंबर्स। अरे सही है, नेचुरल नंबर्स ही हैं, तो नेचुरल नंबर्स इज ऑल्सो अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। बट इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं रहता है, करेक्ट। 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, पर इसमें नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूडेड नहीं रहता है। तो नेचुरल नंबर्स में सेट क्या होता है, +1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एक्सेप्ट 0, दैट आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स ये सारे होते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, ये वाले नंबर्स, है ना, जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, है ना, जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इसको हम डोनेट करते हैं z से। समझ में आ गया। अब हमारे बैग में क्या क्या आ चुका है, हमारे बैग में ये सब आ चुका है, 0 3 1 2 3। नेचुरल नंबर्स में हमने देखा था, नेचुरल नंबर्स में हमने 1 2 3 ये सब रख लिया था, है ना। अब हमने जब इंटीजर्स की बात करी तो हमने सारे इंटीजर्स रख लिए, -1 -2 -3, इस टाइप से 0 भी रख लिया। तो इस बैग में हमारा अब सब कुछ आ चुका है ना। अब हम आगे बात करते हैं। अब इसके बाद आते हैं एक रैशनल नंबर्स। व्हाट आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कोई ऐसा नंबर होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। तो p/q के फॉर्म में कौन से नंबर है, जैसे ये देखो -1/3, है ना, 1/4, 1/2, these are called rational numbers. Any number that can be represented in the form of p/q is called a rational number. जैसे 1/2 है, 1/4 है ना। जो फ्रैक्शंस ये वाले होते हैं, these are called rational numbers. करेक्ट, समझ में आ गया। तो किसी भी नंबर को अगर आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि q अगर 0 हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। हम p/0 इज़ नॉट डिफाइंड, है ना, ये चीज़ डिफाइंड नहीं है, तो q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसके अलावा अगर वो p/q के फॉर्म में लिखा जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, और ये रैशनल नंबर्स को हम q से डिनोट करते हैं, करेक्ट। तो अब इस बैग, ये जो बैग था जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स डाल दिए थे और होल नंबर्स भी आ गए थे, इसमें अब हम फिर रैशनल नंबर्स भी डाल देते हैं, तो ये पूरा बैग बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड q, है ना। और ये बहुत भारी हो जाता है इसके इन मैडम के लिए, है ना। तो q जो है, अब q में क्या क्या इंक्लूडेड है, q में सब इंक्लूड हो गया, है ना। q में हमारे इंटीजर्स आ गए, हमारे p/q वाले फ्रैक्शंस आ गए सारे, है ना, और सारे फ्रैक्शंस आ गए, और क्या हो गया, और क्या क्या आ गए, और हमारे नेचुरल नंबर्स भी सारे आ गए, है ना, सब आ गया, रैशनल नंबर्स भी आ गए। अब एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँ कि जो 2 है, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/1, ये भी तो लिख सकता हूँ, ये भी तो फिर रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, सही बात है आपकी। बट दिस इज़, ये जो फ्रैक्शन है, ये जो 2/1 है, दिस इज़ कॉल्ड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। इम्प्रॉपर है मतलब ये तो हमने ज़बरदस्ती बना दी है थोड़ी। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो एक्चुअली में फ्रैक्शंस होते हैं, जो मतलब ऐसे इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, जैसे 1/2, है ना। इसको या तो आप डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो 0.5, है ना, या फिर आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो 1/2। दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, जो डिविजिबल नहीं होते, जैसे 3/4 है
है ना। तो 3/4 को आप और सिंप्लीफाई करके कोई इंटीजर थोड़ी बना सकते हो, है ना। जबकि अगर मैं आपको बोलूँ 4/2, 4/2 इज़ ऑल्सो अ फ्रैक्शन, बट इसको मैं 2 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि 2 2 4 आएगा। तो दिस इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन इस टाइप के होते हैं। समझ में आ गया? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शन 1/2, 2/4, 10/20 इस टाइप से जो फ्रैक्शंस होते हैं, है ना, दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर्स में जो p और q रहता है, p क्या होगा? p एक इंटीजर होगा, q एक इंटीजर होगा, ये ध्यान रखना। ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ पे एक फ्रैक्शन आ गया 0.5 और यहाँ पे 0.6, तो ये भी रैशनल नंबर है ना। ऑल्दो इसको हम सिंप्लीफाई करके 5/6 लिख सकते हैं, दैट इज़ अ रैशनल नंबर। 5/6 इज़ अ रैशनल नंबर, है ना। बट p एंड q जो फॉर्म है ये, दैट शुड बी इंटीजर्स। तो यहाँ पे 5 इज़ एन इंटीजर, 6 इज़ एन इंटीजर, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी p/q के फॉर्म में डिपिक्ट हो जाते हैं, एंड p इज़ वेयर p इज़ एन इंटीजर, q इज़ एन इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। दोनों ही इंटीजर्स हैं और ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, करेक्ट। ये समझ में आ गया। अब ये जो को प्राइम्स है ना, इसकी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने प्राइम नंबर नहीं बताया। तो को प्राइम्स हम बाद में बात करेंगे, है ना। अभी हम आगे देखते हैं, अभी हम रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने किया। हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर्स देखा, तो 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। फिर हमने जब इसमें ज़ीरो भी डाल दिया तो वो बन गया होल नंबर, थोड़ा बैग हमारा बड़ा हो गया। उसके बाद फिर हमने सारे इंटीजर जब इसमें इंक्लूड किए, नेगेटिव वाले भी इंक्लूड कर दिए, -1 -2 -3 टिल -इन्फिनिटी, तो वो सारा इंटीजर्स का बैग बन गया हमारा, इंक्लूडिंग ज़ीरो। फिर इस इंटीजर्स में जब हमने p/q वाले जो रैशनल नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड कर दिए, तो ये बैग और हमारा बड़ा हो गया, एंड पूरा जो सेट था, है ना, उसको हमने बोला रैशनल नंबर्स, ठीक है। फिर बस ये हो गया, अभी तक हमने यहाँ तक कर लिया, है ना, रैशनल नंबर तक आ गया। अब हम और आगे देखते हैं, ठीक है। और आगे देखने से पहले थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स चेक योर कंसेप्ट कि कितना आपको समझ में आया है। तो ये ट्रू फॉल्स कुछ क्वेश्चन है, लेट्स डू दिस। एवरी होल नंबर, सॉरी क्या बोल रहा है ये? एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये तो सरासर गलत है ना। दिस इज़ फॉल्स, वाई इट इज़ फॉल्स, फर्स्ट इज़ फॉल्स, वाई इट इज़ फॉल्स, क्योंकि हमने देखा था कि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूडेड नहीं होता, तभी तो वो होल नंबर होते हैं। अच्छा, एक मिनट, अब इसमें बोल रहा है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो क्या 0 इज़ अ होल नंबर बट इज़ इट अ नेचुरल नंबर? नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये गलत हो गया, दिस इज़ फॉल्स। दूसरा क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, इज़ दिस करेक्ट? क्या हर इंटीजर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रैशनल नंबर यही तो होता है, p/q के फॉर्म में। तो हाँ, कर सकते हैं। कोई भी इंटीजर अगर है, -2 है, तो मैं -2 को -2/1 भी तो लिख सकता हूँ, है ना, ये भी लिख सकता हूँ। और मैं 3 को 3/1 भी लिख सकता हूँ। तो कोई भी इंटीजर को मैं इंटीजर बाय 1 तो लिख ही सकता हूँ ना, तो मैं p/q के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर ही सकता हूँ। तो एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, है ना। तो पहला हो गया फॉल्स, दूसरा हो गया ट्रू, है ना, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ करेक्ट। तीसरा क्या बोल रहा है? एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, हर रैशनल नंबर एक इंटीजर है, ये तो गलत है ना। 3/4 एक रैशनल नंबर है, बट ये एक इंटीजर थोड़ी है, तो दिस इज़ रॉन्ग, तो दिस इज़ फॉल्स, करेक्ट। अभी फोर्थ देखते हैं, इज 0 अ रैशनल नंबर? इज 0 अ रैशनल नंबर? नो, 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, है ना। इट इज़ अ होल नंबर एंड अ इंटीजर, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। अच्छा, ये मैंने आंसर दे दिया गया इधर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो क्या आप 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो? बहुत सिंपल है ना, निकाल सकते हैं। 3 है, 4 है ना। आप रैशनल नंबर आपको निकालना है तो आप क्या करो, मीन निकालते रहो। तो जैसे 4 + 3 7/2, तो 3.5 इधर आएगा, 7/2 इधर आ जाएगा, है ना। दिस इज़ अ रैशनल नंबर। फिर इसके और इसके बीच में इसका आधा निकाल दो, तो इसका आधा क्या आएगा? 13/2, है ना। दिस इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इसके और इसके बीच में निकाल दो 15/2, दिस इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, है ना। ऐसे करते करते आप निकालते जाओ, फिर इसके बीच में निकाल दो, फिर इसके बीच में निकाल दो, फिर इसके बीच में निकाल दो, तो आपके 6 नंबर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो 3 और 4 के बीच में आपको रैशनल नंबर्स निकालने थे, है ना। हमने क्या किया, पहले इसका हाफ देख लिया, हाफ कितना है? 7/2। अब 3 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, तो इसके बीच में कोई इंटीजर तो आएगा नहीं, इसके बीच में p/q के फॉर्म में ही आएगा, है ना। तो 7/2 जो है दैट इज़ 3.5 जो आता है वो यहाँ पे आएगा, है ना। फिर ऐसे ही इसके बीच में निकाल दिया मैंने आधा करके, है ना, 13/2 आ गया। तो बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना। अब मैं अगर 13/4 निकालूंगा, यहाँ पे 13/4 भी आ सकता है ना। तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं इन दोनों के बीच में रैशनल, ठीक है।
फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये भी सिंपल है, कैसे? 3/5 और 4/5 के बीच में मेरे को रैशनल नंबर्स निकालना है, तो जैसे अभी बताया वैसे ही कर लो। फिर इसका आधा देख लो, इसका आधा देखोगे तो क्या आएगा? 7/10 है ना, 7/10 इधर आ जाएगा। फिर इसका आधा देख लो, यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसका आधा देख लो, इधर आ जाएगा, है ना। ऐसे करते करते आप निकाल लेना, है ना। सो ये तो इनफाइनाइट चलता रहेगा, मतलब आधे आधे बीच में बीच में बीच में बीच में चलता रहेगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। समझ में आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, अभी क्या बोल रहा है? क्या हमने सारे नंबर्स पिक कर लिए? हम इस नंबर लाइन पे जो चल रहे थे, जो मैडम चल रही थी, जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है अभी, उन्होंने ये जो गर्ल थी, क्या इसने सारे सारे रैशनल नंबर इसने सारे सब कुछ सारे नंबर्स इसने इसमें डाल दिए हैं? नहीं, सारे नंबर नहीं डाल रहे हैं, है ना। इज़ इट ऑल? नो, इज़ इट नॉट ऑल। क्योंकि हमने इसमें सारे रैशनल नंबर्स डाल दिए, p/q वाले फॉर्म डाल दिए, तो बचे क्या? आप सोचो अब क्या बचा है? आप तो सब तो डाल दिए, 1/4 1/2 3/4 सब डाल दिए। अब क्या बचा है? अब वैसे नंबर बचे हैं जो हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट डेसिमल फॉर्म में है। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे लेट्स से 1.41423 इस टाइप के भी तो नंबर होंगे इधर कहीं, है ना। यहाँ पे कुछ होगा ना 1.4144 ऐसे कुछ, जिसको हम √2 बोलते हैं, है ना। जो यहाँ पे रैशनल फॉर्म में p/q फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हम, है ना। कुछ तो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वो वाले नंबर्स हमने अभी इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम वो वाले नंबर इसमें डालेंगे। तो इनकी टेंशन और बढ़ गई, क्योंकि ये तो बैग और हैवी हो जाएगा फिर अभी, है ना। चलो लेट्स सी। तो ये जो नंबर्स हैं विच आर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, दीज आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स, ठीक है। लेट्स सी। तो इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल। बहुत ही सिंपल है ना। नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल, है ना। आप बोलोगे यार ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, किसी को भी पता होगा जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल है। हाँ, तो ऑब्वियस ही है, मैथमेटिक्स इज ऑब्वियस, है ना। तो जो रैशनल नहीं है दैट इज कॉल्ड इरैशनल, ठीक है। तो जो भी ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दैट आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स, ठीक है। A number s is called irrational if it cannot be written in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0, करेक्ट। तो जैसे √2 हो गया, पाई की वैल्यू हो गई, ये ऐसा कोई नंबर हो गया 0.101100, इसको आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। तो ये ऐसे नंबर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। और जब जब इस बास्केट में, जब ये जो बैग था, ये जो मैडम का बैग था, इसमें जब हमने अभी इसमें सिर्फ रैशनल नंबर्स थे, है ना, क्यू हमने सारे रैशनल नंबर्स इसमें इंक्लूड कर लिए थे। पर जब हम इसमें ये इरैशनल नंबर्स जो हैं, है ना, √2 टाइप, ये भी जब इंक्लूड कर देते हैं, तो जो बनता है इक्विवेलेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो ये बैग अब इतना बड़ा हो गया, आप देख रहे हो। अब सारे नंबर इसमें आ गए, सारे एक्चुअल में रियल नंबर्स, मतलब रियल में जो चीज़ है, कोई फेक नहीं है। रियल जितने नंबर्स हैं वो सारे अब इस बैग में आ गए हैं, जितने हो सकते थे पॉसिबल नंबर लाइन पे, वो हमने सारे अब इसमें डाल दिए हैं, एंड दिस इज कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। तो एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, है ना। तो वो जो नंबर लाइन हमने पीछे देखी थी, उसमें जितने भी पॉइंट हैं, है ना, हर कोई पॉइंट बगल 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 बगल, हर एक रियल नंबर का एक यूनिक पॉइंट होता है लाइन पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते 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 हमने एक लाइन बना दी। तो हर एक रियल नंबर का एक यूनिक पॉइंट होता है, एंड एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। समझ में आ गया? करेक्ट, समझ में आ गया। अब हमने सारे नंबर इसमें इंक्लूड कर लिए। दिस इज आर। अब इसके बाद एक और नंबर आते हैं जो हमारे स्कोप में नहीं है और नहीं वो सीसैट के स्कोप में है, दैट वी डू व्हेन वी गो फॉर IIT JEE और उस टाइप के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें आते हैं नंबर्स। अभी मैं बताऊंगा वो वाले, जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन। उससे पहले हम थोड़े आपके कंसेप्ट चेक कर लेते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इज़ इट अ ट्रू स्टेटमेंट? तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर में हमने क्या देखा था? जब हम सारे इरेशनल नंबर्स को रैशनल्स के साथ मिला देते हैं, है ना। उस बैग में हमने क्या देखा था? रैशनल नंबर थे, उसमें हमने फिर इरेशनल नंबर्स भी सारे डाल दिए। तो ये जो टोटल ग्रुप बना, दैट इज़ कॉल्ड रियल नंबर्स। तो सारे इरेशनल नंबर जो हैं दैट आर रियल नंबर्स ओनली, है ना। तो दिस इज करेक्ट। Every point on the number line is of the form m, where m is a natural number, है ना। every point on the number line, ऐसा तो गलत है, क्योंकि नंबर लाइन पे
नंबर लाइन पे पॉइंट पे इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, इसने तो सिर्फ रैशनल नंबर्स की बात की है, नेचुरल नंबर्स की बात करी है, नहीं। नेचुरल, अगर ये देखो नेचुरल से इसका मतलब है रियल नंबर, सॉरी, नेचुरल से इसका नंबर है, इसका मतलब है रियल नंबर्स, नेचुरल मीन्स रियल ओनली, है ना। तो इसका मतलब रैशनल और इरेशनल नहीं है, इसका मतलब है रियल, नेचुरल मतलब रियल। तो हर एक पॉइंट पे कोई भी जो नंबर होगा दैट इज़ अ रियल नंबर, है ना। नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ईच पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रियल नंबर और अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 2 इज ऑल्सो करेक्ट। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये गलत है, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल भी आते हैं और रैशनल भी आते हैं, है ना। इरेशनल भी आता है और रैशनल भी आते हैं, तो हर रियल नंबर इरेशनल तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ तो रैशनल भी है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, मतलब कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस टाइप से जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सबका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है? नहीं होता। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4? 2 होता है। 2 इज एन इंटीजर, इट इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, है ना। तो दिस इज करेक्ट। इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल दे दिया, रूट 4, है ना। 4 इज एन इंटीजर बट उसका रूट 2 होता है, तो 2 इज नॉट इरेशनल, 2 इज मतलब इंटीजर और अ रैशनल नंबर, है ना। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब हम जो हमने रियल नंबर्स की बात करी, है ना, जो हमने रियल नंबर्स की बात करी और जो उनके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं हम। अब जो हमने रियल नंबर्स की बात करी उसके डेसिमल एक्सपेंशन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स में दो टाइप के नंबर आ गए, इरेशनल और रैशनल, हमने देख लिया। इरेशनल और रैशनल, रैशनल जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इरेशनल जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बट वो नंबर लाइन पर रहते हैं, है ना। टोटल मिला के ये सारे आ गए रियल नंबर्स। अब हम एक काम करते हैं, अब मैं आपको एक काम बोलता हूँ, आप क्या करो, ये जो ये जो लिखा है ना 10/3, 7/8, 1/7, ये जो फ्रैक्शंस लिखे हैं, इनका आप मेरे को डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब इसको डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। जैसे अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? 3 1 3, सॉरी 3 3 9, नॉट 3 1 3, 3 3 9, है ना। 10 में से 9 गया 1, है ना। अब ये वहाँ रिमाइंडर 1 आ गया, फिर मैं यहाँ डेसिमल ले आऊँगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 3 3 9 आ जाएगा, है ना, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ डेसिमल तो है ही, फिर यहाँ 10 आ जाएगा, फिर 3 3 9 आ जाएगा, है ना, फिर 1 आ जाएगा। तो ये कभी एंड होगा क्या? ऐसे कभी एंड नहीं होगा, ये चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा इसका, वो क्या आएगा? 3.3333333 ऐसे करते 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 चलता रहेगा हमेशा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। ये हो गया 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन, समझ में आ गया। ये जो दिख रहा है ना, ये कभी भी एंड होने नहीं वाला, है ना। दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, इसमें कभी भी रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा, हमेशा रिमाइंडर 1 आ रहा है, देख रहा है, हमेशा रिमाइंडर 1 आ रहा है। 10 में से 9 गया 1 1 1 1 1, हमेशा रिमाइंडर 1 आ रहा है, कभी भी रिमाइंडर 0 जिसमें नहीं आता है उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेट नहीं होता है मतलब रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब अब इसमें ये है रिकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्योंकि 3 3 3 3 3 हमेशा आ रहा है ना, हमेशा 3 3 3 आ रहा है, कोई एक पैटर्न रिपीट हो रहा है बार 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 बार, 3 3 3 हमेशा आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। रिकरिंग मतलब बार बार 3 3 3 3 3 आ रहा है ना, समझ में आ गया। अब हम एक और दूसरा भी ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुको। हाँ, अब हम दूसरा ले लेते हैं 7/8, ठीक है। 7/8 का हम ट्राई करते हैं एक्सपेंशन निकालना, कैसे आएगा। तो ये 0 पॉइंट आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 8 8 आएगा, है ना, 8 8 64 कर लेते हैं। 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 60 आ गया। फिर 8 8 आया था तो 7 8 56 आएगा, है ना, यहाँ पे 56 आ गया, यहाँ 4 आ गया। उसके बाद 6 8 48 नहीं, 5 8 40, है ना, 5 8 40 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, करेक्ट, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो 7/8 क्या होगा? 0.875, ठीक है। ये क्या हो गया? रिमाइंडर इसमें 0 आ गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेट हो गया मतलब 0 आ गया, है ना। और टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कुल मिला के बस यही बोलेंगे हम, जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, है ना। दीज आर 7/8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम 1/7 देखते हैं। 1/7 देखते हैं, तो ये 10 आ गया, 7 1 7, 3 आया 30,
7 4 ज़ा 28 है ना। उसके बाद 2 आ गया 20, 7 फिर 7 2 ज़ा 14 है ना। फिर यहाँ 6 आ गया, 7 8 ज़ा 56 है ना। फिर यहाँ पे 4 आ गया, फिर क्या आएगा, 7 5 ज़ा 35 है ना। फिर ये 5 आ गया 50, 7 7 ज़ा 49 है ना, 49, 10 में से 9 गया 1 आ गया, फिर 7 1 ज़ा 7, ठीक है। फिर सेम चीज़ चालू हो जाएगी, देखो 30 आया रिमाइंडर है ना, फिर 7 4 ज़ा 28 है ना, इस टाइप से। अब ये जो चीज़ है ना 1 4 2 8 5 7, ये फिर से रिपीट होगी 1 4 2 8 5 7, समझ में आ रहा है। तो इसका अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन आपसे पूछूं 1/7 का, तो वो क्या आएगा 0.142857 है ना। ये फिर से रिपीट होगा 142857, फिर 142857, ऐसे करके करते रिपीट होता चला जाएगा है ना। ये भी कभी एंड नहीं होगा, इसका भी कभी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बट इसमें एक पैटर्न रिपीट हो रहा है हमेशा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग इसलिए क्योंकि एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है ना। जिसमें पैटर्न रिपीट नहीं होता उसको हम नॉन रिकरिंग बोलते हैं, समझ में आ गया। कुछ ऐसे भी डेसिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी एक्सपेंशन होते हैं जिसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा होता है, वो बस ऐसे जैसे मान लो इसी में ही अगर 0.1458762595 ऐसे करते करते कुछ भी नंबर आगे बढ़ता चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, समझ में आ गया। तो इससे हमको क्या पता चला कि रिमाइंडर कैन बी जीरो और इट कैन रिपीट इटसेल्फ, है ना। रिमाइंडर या तो जीरो आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर रिमाइंडर रिपीट करेगा बार बार, है ना, जिसमें हम उसको रिकरिंग बोलते हैं। द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन दैट ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर मतलब जो हमने ये 10 को 3 से डिवाइड किया, तो सिंपल है, ये तो 3 3 9 जो आया यहाँ पे, तो ये जो रिमाइंडर था 1, दिस इज ऑलवेज लेस देन दिस डिवाइजर, है ना। ये रिमाइंडर, ये तो हम नॉर्मल भी हमको पता है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, है ना। If the remainder repeats, then we get a repeating block of digits in the quotient. हमने देख लिया। On division of p by q, two main things happen. Either the remainder is zero or remainder repeats. है ना, देख लिया हमने, रिमाइंडर या तो रिपीट करता है या जीरो रहता है। तो दोनों केसेस को हम देख लेते हैं। हमने देखा कि रिमाइंडर जब जीरो होता है तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेट कर जाता है ना। रिमाइंडर जब जीरो होता है तो टर्मिनेट कर जाता है, मतलब एक्सपेंशन जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जैसे 7/8 के केस में हमने देखा 0.857, तो ये बस अब हो गया, अब इसके बाद कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं है ना। तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद वो एंड हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और दूसरे में क्या होता है जिसमें ये जीरो नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, क्योंकि एक चीज़ रिपीट हो रही होती है बार बार। समझ में आ गया, ये दो केसेस समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिटरमाइन करते हैं कि कोई नंबर रैशनल होता है या नहीं होता है, ये हम कैसे बताते हैं। मतलब जैसे मैंने ये बोला आपको 3.142678, ये रैशनल नंबर है कि नहीं। 1.27272727 ये रैशनल नंबर है कि नहीं। तो अगर हम किसी भी रैशनल नंबर, अगर हम रैशनल नंबर क्या होता है, किसी भी अगर नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे p एक इंटीजर है और q एक इंटीजर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, है ना। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे मान लो ये वाला एग्जाम्पल है 0.333333, क्या हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर ये वाला फॉर्म है 1.27272727, क्या हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर ये वाला 2353535, इस टाइप से। बाय द वे ये वाला जो क्वेश्चन है 1.27272727, ये यूपीएससी के सी सैट में पूछा जा चुका है, करेक्ट। तो चलो हम इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये जो क्वेश्चन था क्या था, 1.272727 को क्या हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट्स सी। तो हमारे पास नंबर क्या है, व्हाट इज़ अवर नंबर, 1.272727 टिल 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 इनफाइनाइट, है ना। ये नंबर है हमारे पास, समझ में आ गया। अब एक बात मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में क्या ट्रिक लगती है, क्या होता है, जब भी कोई चीज़ रिपीट हो रही होती है, जैसे ये 27 ये कोई चीज़ रिपीट हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम उस जो रेपिटिशन हो रहा होता है उसको हम डेसिमल के इस साइड लाने की कोशिश करते हैं, ताकि ताकि जो नंबर्स हैं उसको हम बाद में सब्ट्रैक्ट कर सकें। कैसे, क्या मतलब है मेरा, अब देखो इसमें 27 रिपीट हो रहा है ना। तो इस 27 को मैं डेसिमल के इस साइड कैसे ला सकता हूँ, इस पूरे नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करते हैं, ये जो पूरा दिया रहता है ना ये डेसिमल वाला, इसको हम x मान लेते हैं, फिर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये 127 हो जाएगा, है ना, 127 हो जाएगा, और फिर यहाँ डेसिमल इधर आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 27 ऐसे कर करके इन्फाइनाइट तक आता रहेगा। हमारा मकसद ये करने का ये रहता है ताकि हम ये जो डेसिमल पार्ट है इसका, ये वाला जो डेसिमल पार्ट है,
इसको हम हटा पाएँ, क्यों हटा पाएँ? सब्ट्रैक्शन करके। अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, है ना, इफ़ आई सब्ट्रैक्ट दिस, है ना, अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरा डेसिमल पार्ट हट जाएगा ना, क्योंकि इसमें भी डेसिमल पार्ट है, इसमें भी डेसिमल पार्ट है ना। सिंपल सोचो, अगर 25.5 है और 27.5 है, इसको अगर मैं माइनस करता हूँ, यहाँ पे जो डेसिमल पार्ट है वो तो चला गया ना, जीरो आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा बस, है ना। समझ में आ रहा है? तो यही मकसद रहता है ऐसे रिपीटिंग डिजिट्स में। तो जब भी कभी आपको दिखे कि कोई डिजिट रिपीट हो रही है कहीं बार बार, तो आप उस पूरे नंबर को एक्स मान लो और फिर ये ट्राई करो कि जो उसका रिपीटिंग डिजिट है उसको डेसिमल के लेफ्ट साइड लाया जा सके, इधर लाया जा सके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 99x आएगा, करेक्ट। 100 - 1 ऐसे मान लो आप, 100 - 1 है, और फिर यहाँ से क्या आएगा, 127 - 1 दैट इज़ 126, करेक्ट। तो यहाँ से हमारा नंबर आ गया 126/99, है ना। इसको हम 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, फिर आगे और डिविजिबल हो जाएगा, 3 11 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12, तो ये क्या आ जाएगा 14/11, ठीक है। हमारा x क्या आ गया 14/11, और x हमने माना क्या था इनिशियली, व्हाट वाज x, x वाज दिस नंबर ओनली, है ना, 1.272727, यही नंबर तो था डेसिमल जिसको हमने x लिया था। अब x और क्या आ गया, x आ गया 14/11। तो ये जो नंबर है ये पूरा, है ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग था, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम 14/11 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ अ p/q फॉर्म, जहाँ पे p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट में पूछा गया था, जहाँ पे आपको 1.272727 का फ्रैक्शनल रैशनल रिप्रेजेंटेशन बताना था, तो दैट वाज इक्वल टू 14/11। समझ में आया कैसे किया हमने, है ना। इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ। अब इसका भी हम कर लेते हैं, 0.3333, इसका भी करके देखो। फिर से हम इसको क्या करते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है 0.33333333, ये टाइप से है ना। हम क्या करेंगे इसमें, व्हाट विल डू, इसमें रिपीट क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो हम 3 को इधर लाने की कोशिश करेंगे। 3 को कैसे ला सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करके, तो 10x क्या हो जाएगा 3.333333 ऐसे हो जाएगा। फिर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9x आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, है ना, 3 - 0 3, x क्या आ जाएगा 3/9 दैट इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। इस टाइप से आपको सबके करना है, इस टाइप से आपको इस ये वाला भी करना है, 23535, है ना, 2 3 इसका भी कर लेते हैं, 235 235 2353535। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं एक बार, ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 0.23535353 इस टाइप से, है ना, 23535353, है ना। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कौन सी डिजिट रिपीट कर रही है, ये 535353। तो हमको ये वाला जो पूरा पार्ट है, कौन सा पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट। तो पहले तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको ये जो रिपीट नहीं हो रही है दैट इज़ 2 3, इसको हमको इधर लाना पड़ेगा। तो इसको हम इधर कैसे लाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके, 100x इज इक्वल टू 23 पॉइंट क्या हो गया 23.535353, है ना, इस टाइप से अब रिपीट होगा, है ना। अब इसमें हम इसी नंबर में, ये वाले नंबर में दैट इज़ 1, इसमें हम अब क्या करेंगे, ये रिपीट हो रहा है तो हम फिर से इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 0 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 2353, फिर यहाँ पे 535353 इस टाइप से आ जाएगा, है ना। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, समझ में आ रहा है, अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। समझ में आया ना, हमने इसमें क्या किया, इसमें सिंस यहाँ डेसिमल के इधर 23 था तो हमको पहले 23 को इधर लाना पड़ा, उसके बाद ये जो रिपीटेडिंग डिजिट है इसको इधर लाना पड़ा। समझ में आ रहा है, ताकि हम ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर पाए। हमारा मेन काम है ये जो रिपीटेटिंग डिजिट्स है इसको हटा देना। तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 53 में से 23 माइनस करो, कितना आया 30, 5 में से 2 गया 3 3 2, और यहाँ पे कितना आएगा, इसमें से 100 माइनस करो, कितना आएगा यहाँ से, दिस विल कम आउट टू बी 0 0 9, है ना, और यही आएगा, यही आएगा ना, और एक और 9, सॉरी, तो 10 में से 9 और 9 9 9 0 0 x ये आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे x क्या आ गया 2330 डिवाइडेड बाय 9900, ये आ गया ना, ये हट गया यहाँ से, और कुछ कट रहा है क्या,
233 बाय 3 7 21 नहीं, दिस इज अ प्राइम नंबर। 233 डिवाइडेड बाय 990, ये नंबर आ गया हमारा, रैशनल नंबर है ये, है ना। 233 पी है और 990 क्यू है। तो आपने देखा कैसे हमने इसको एक रैशनल फॉर्म में डिपिक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? इस टाइप से जो है आप क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। ये हमने ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर था बी जब ये क्वेश्चन आया था, है ना, सी सैट में ऑलरेडी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऑपरेशन रियल नंबर्स पे, है ना। तो ये जो रियल नंबर्स हमने देखे, रैशनल और इरैशनल ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन कुछ नहीं होता है, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, करेक्ट। तो एडिशन जब हम करेंगे, एडिशन कैसे करेंगे, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो अब कभी भी हम दो रैशनल नंबर को जब हम प्लस करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो भी एक रैशनल नंबर ही, सॉरी, जब भी हम दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है दैट इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर एक रियल नंबर है ए और दूसरा रियल नंबर है बी, देन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो। आप बोलोगे ये इतना ऑब्वियस चीज़ क्या बता रहे हो, ये ऑब्वियस चीज़ है, बट कभी कभार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसी में, है ना। फिर एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब अगर ब्रैकेट में ए प्लस बी है ना, और बाहर ब्रैकेट में सी है, तो दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू, दिस इज सिमिलर एज एडिंग ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो ये भी आपको लगेगा ये तो नॉर्मल है, ये क्या ब्रैकेट हटा दो, क्या दिक्कत है इसमें, हाँ बिल्कुल सही बात है। बट अभी कुछ कुछ क्वेश्चन ना बहुत टफ हो जाते हैं तो उसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट मतलब अगर एक ए रियल नंबर है तो एक ऐसा रियल नंबर और होगा माइनस ए जिसको ऐड करने से जो नेट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो माइनस ए होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स ऑफ दिस रियल नंबर ए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज़ पे। तो इसमें भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लोजर, क्लोजर मतलब R1 इंटू R2, मतलब दो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एक रियल नंबर होता है दैट इज़ R3। ऐसे ही A इंटू बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू बी इंटू ए, है ना। ऐसे ही A इंटू बी अगर ब्रैकेट में है ना, इंटू सी, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू A इंटू ब्रैकेट में B इंटू सी, है ना, करेक्ट, समझ में आ गया। और वैसे ही एक इन्वर्स एलिमेंट होता है ए का, ए अगर एक रियल नंबर है तो उसका एक इन्वर्स एलिमेंट होता है 1/a, जिसको मल्टीप्लाई करने पे रिजल्टेंट 1 आ जाता है। तो 1/a इज कॉल्ड इन्वर्स एलिमेंट इन दिस केस, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े तो हम देखते हैं कुछ कुछ डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है 7/√5 है, ठीक है। अच्छा, रूट का मतलब आपको पता है ना कि रूट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो रूट ऑफ ए है तो इसका मतलब क्या होता है, a⁻1/2, है ना, इसका मतलब यही होता है। जैसे 4 है, 4 का आप रूट करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, आप 4 को कैसे लिखते हो, आप 4 को 2 स्क्वायर लिखते हो, है ना, 2 स्क्वायर लिखते हो। तो 2 स्क्वायर, ये 2 कैसे आ जाता है, क्योंकि 2 जो स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई हो जाता है 1/2 से। दिस ये जो रूट है इसका मतलब होता है 1/2 अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता है। तो 2 चला जाता है, दैट इज़ 2⁻1 एंड दैट इज़ इक्वल टू 2, है ना। बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये जो √5 है हमको इसको इवेल्यूएट करना है ना। क्या हम इसको कुछ कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी ऐसे आपको दिखे ना, ऐसा कोई फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है, तो हम उसमें डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर लाने की कोशिश करते हैं। कैसे, इस पूरे देखो 7/√5 है ना, ये जो पूरा फ्रैक्शन है इसको हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करें, आपको 1 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, हाँ बिल्कुल, 1 से मल्टीप्लाई करके ये होगा कि मैं 1 को √5/√5 भी लिख सकता हूँ, है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको √5/√5 लिखता हूँ तो भी तो ये पूरा प्रोडक्ट 7/√5 ही आएगा, है ना। कुछ चेंज तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि √5/√5 1 होता है। बट इससे होगा क्या, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आपको पता है √a × √a क्या होगा, व्हाट इज √a × a, दिस इज इक्वल टू a, है ना। क्यों, क्योंकि √a × √a इज इक्वल टू a² दैट इज इक्वल टू a, है ना। ये हम सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, आई होप ये आपको थोड़ा बहुत आता होगा, ठीक है। तो 7 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7√5 बाय नीचे 5 आ जाएगा। तो हमने इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही लेट्स कंसिडर दिस 2 + √3, 2 + √3, ये दो रियल नंबर्स हैं, इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 2√3। तो 4 + 2√3 इज ऑल्सो रियल नंबर, है ना। R1 + R2 = R3। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं, 6√5 × 2√5 क्या आएगा,
12 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 60. 60 इज ऑल्सो अ रियल नंबर. जितने भी नंबर होते हैं नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर ही हैं, है ना. 60 इज एन इंटीजर दैट इज ऑल्सो अ रियल नंबर. ऐसे ही 8√15 इंटू 2√3 ये भी एक रियल नंबर आएगा, है ना. तो हमने क्या देखा कि रैशनल, अब देखो अब इस चीज़ में अच्छा इसमें कुछ दिखा नहीं है. रैशनल नंबर को अगर हम प्लस माइनस करेंगे इरैशनल नंबर से तो जो रिजल्टेंट होता है दैट इज़ अ इरैशनल नंबर. ठीक है, समझ में आया. तो रैशनल नंबर कोई है, मान लो p/q है, मान लो जैसे लेट्स से 2 है. अब इसी में देख लो 2 है और √3 है ना. तो 2 क्या है, 2 एक इंटीजर है बट हम इसको 2/1 भी ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो रैशनल नंबर. और √3 क्या है, √3 एक इरैशनल नंबर है. तो इनका जो सम है दैट इज 2 + √3. 2 + √3 जो है दिस इज एन इरैशनल नंबर. ये क्या है, ये एक इरैशनल नंबर है. समझ में आ रहा है, ये एक इरैशनल नंबर है, ये ध्यान रखना. तो रैशनल नंबर्स प्लस माइनस इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर पे अगर कोई ऑपरेशन होता है प्लस माइनस का इरैशनल नंबर से तो जो रिजल्टेंट आता है दैट इज अ इरैशनल नंबर. समझ में आया. द प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरैशनल नंबर इज अ इरैशनल नंबर. ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे. इरैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं इरैशनल नंबर से तो वो रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल नंबर भी हो सकता है. क्या मतलब है, जैसे 6√5 एक इरैशनल नंबर है बट जब हमने इसको 2√5 जो कि एक इरैशनल नंबर है उससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 60 आ गया. 60 तो एक रैशनल नंबर है, इंटीजर है ना. जबकि यहाँ पे 8√15 इंटू 2√3 यहाँ पे इरैशनल नंबर ही आएगा. कितना आएगा, 16√45. दिस इज एन इरैशनल नंबर. तो ये रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है. ठीक है, समझ में आया. अब इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया रेडिकल साइन का क्या मतलब होता है. अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ. जब x में हम जैसे ये इसका मतलब तो हो गया x⁻1/2 है ना. इसका मतलब क्या हो गया, x⁻1/2. बट कभी कभार देखा होगा आपने ऐसे भी होता है, ये जो रूट होता है यहाँ पे कुछ लगा रहता है जैसे 3 लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, x⁻1/3 है ना. ऐसे ही यहाँ पे 4 होगा तो x⁻1/4 हो जाएगा. और ऐसे ही अगर n होगा मतलब nth रूट, इसको हम बोलते हैं nth रूट ऑफ x, तो इसका मतलब क्या है, x⁻1/4. समझ में आ गया क्या होता है इसका मतलब, x⁻1 1/n नॉट 4 सॉरी 1/n. ठीक है, समझ में आ गया. तो ये जो होता है इसका मतलब क्या होता है, ये n इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब होता है x⁻1/n. समझ में आ गया. यहाँ पे n क्या होता है, n इज द ऑर्डर ऑफ द रेडिकल एंड x इज कॉल्ड अ रेडिकेंट. x को हम रेडिकेंट बोलते हैं और n को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रेडिकल. और ये जो साइन होता है इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन. ठीक है, समझ में आ गया. तो इसके एप्लीकेशन कहाँ आते हैं, एप्लीकेशन के क्यूब रूट वगैरह निकालने में आते हैं. जैसे ये है क्यूब रूट है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. 8 को हम क्या लिखते हैं, 8 इज़ 2 क्यूब है ना. तो अगर हम इसमें क्यूब रूट लगा देते हैं पूरा का पूरा तो क्या आएगा, दिस इज 2 आएगा है ना. ऐसे ही तो होता है, 2 का क्यूब इंटू 1/3 दैट इज इक्वल टू 2. इस टाइप से कैलकुलेट होता है ना. अब देखो अगर क्वेश्चन आपको जल्दी करने हैं तो ना, अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करने हैं तो आपको कुछ कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी. जैसे पीछे हमने फ्रैक्शंस देखे हैं ना, पीछे हमने देखा था 1/3 इज इक्वल टू 0.333333 है ना. तो ये अगर आप डेसिमल से सॉल्व करने जाओगे तो गलत हो जाएगा. तो आपको डेसिमल को हमेशा इसमें कन्वर्ट कर देना है 1/3 में. ठीक है, ऐसे ही आपको ऐसे कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए. जैसे 2/3 जो होता है दैट इज इक्वल टू 0.666666 है ना. ऐसे ही 1/5.2 ये तो नॉर्मल है. ठीक है, तो ये जो आपका ये जो चीज़ें हैं ना आपको तुरंत तुरंत याद होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन जल्दी कर पाओ. वो जल्दी तभी कर पाओगे जब ये एकदम ऐसे मुंह पे होगा कि 0.33 अच्छा इसको 1/3 ले लें, 0.6 है इसको 2/3 ले लें है ना. ऐसे ही 4/5 है तो उसको 0.8 ले लें. इस टाइप से जल्दी जल्दी चीज़ें तभी हो पाएंगी. समझ में आ रहा है. तो कुछ चीज़ें आप याद कर लो, मैं आपको शीट दूंगा जिसमें ये सब लिखा रहेगा तो वो आप थोड़ा जो है वो लर्न करने की कोशिश करना है ना. उसके बाद अब हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं है ना. तो लेट ए एंड बी विद द पॉजिटिव रियल नंबर्स. तो कुछ कुछ लॉज होते हैं दो रियल नंबर्स पे, रेडिकल्स के, वो हम देख लेते हैं. तो अगर रेडिकल में के अंदर ए इंटू बी है तो दैट इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ ए इंटू रेडिकल ऑफ बी. मतलब रूट मान लेते हैं हम, इसका मतलब है रूट. तो रूट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी. ठीक है, ये समझ में आ गया. ऐसे ही रूट ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बाई रूट ऑफ बी. ऐसे ही रूट ऑफ ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी. कैसे, ये सिंपल है, वो वाला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो हम एल्जेब्रा में पढ़ते हैं ना. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब यहीं पे ए की जगह अगर रूट ए आ जाएगा
और b की जगह रूट b आ जाएगा तो क्या होगा, ये जो a है इसकी जगह रूट a आ जाएगा, रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर, तो क्या होगा, ये रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी, है ना, सिंपल है। और इसके बाद एक ये भी देख लेते हैं, a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, इसका क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है बट यहाँ पे तो b की जगह रूट b है तो b आ जाएगा। ऐसे ही ये सारे हैं, ऐसे ही कौन से ये सारे हैं, रूट a प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी इज इक्वल टू, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही है ना, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बेसिक मैथ्स है ना, कोई बहुत हाई फाई चीज़ नहीं है। वैसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अलजेब्रा में पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। अब अगर हम ए की जगह रूट ए डाल देंगे, बी की जगह रूट बी डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 2 रूट ऑफ ए बी प्लस बी। ठीक है, तो ये सब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना। तो हम nth रूट ऑफ x को कैसे लिखते हैं, x टू द पावर 1/n। अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो अंदर x है, ये जो nth रूट के अंदर जो x है वो क्या क्या हो सकता है ना। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, x टू द पावर 1/n, डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं आता है, डिनोमिनेटर में जब भी ज़ीरो आता है तो वो फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब ये n जो है, ये जो nth रूट की हम बात कर रहे हैं, ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। n कैन हैव एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट ज़ीरो, समझ में आ गया, क्योंकि ज़ीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो nth रूट ऑफ x का मतलब होता है, इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/n, और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता बिकॉज दैट इज़ अनडिफाइंड, इसीलिए n जो है वो ज़ीरो कभी नहीं हो सकता, n कोई भी वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट ज़ीरो, समझ में आ गया। अगर x ज़ीरो है तब क्या, मतलब जो x की हम ये बात कर रहे हैं n, x इज इक्वल टू द पावर 1/n, अगर x ज़ीरो है तो क्या होगा, व्हाट इज़ दैट, अगर x ज़ीरो है तो भी n कोई भी वैल्यू ले सकता है ना, बट इसमें क्या होगा, x इफ x इज ज़ीरो n कैन हैव एनी पॉजिटिव रियल वैल्यू, और उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हमेशा मतलब n जो है कोई भी वैल्यू ले सकता है ना, ज़ीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बोलने का मतलब है ना। अब अगर x लेस देन ज़ीरो है, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर अंदर मान लो ऐसा है -2 टू दी पावर लेट्स से 3, तो व्हाट इज़ दिस इज़ नॉट अ रियल नंबर, यही मैं आपको बता रहा था, ये एक रियल नंबर नहीं है, इनसे हम डील नहीं करते हैं अभी, ये हायर क्लासेस में आप डील करोगे, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये 11th में जब हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम्स तब आता है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बस ये याद रखो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो देन एन कैन हैव एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट ज़ीरो, है ना, समझ में आ गया। तो ज़ीरो, तो रूट ऑफ ज़ीरो एंड रूट ऑफ ऐसे क्यूब रूट ऑफ ज़ीरो, इसको भी हम रेडिकल्स ही बोलते हैं, है ना। और जैसे ये है तो यहाँ पे n ज़ीरो आ गया तो ये अनडिफाइंड हो गया, हमने बोला था ना n ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और ये देखो ये -1 है तो ये भी अनडिफाइंड है, क्यों, क्योंकि जब x ज़ीरो होता है तो n की जो वैल्यू होती है वो कोई एक पॉजिटिव रियल वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैंने शायद अभी गलत बता दिया आपको कि जो x जब हम x ज़ीरो रखते हैं, जब हम x ज़ीरो रखते हैं और यहाँ पे 1/n आता है तो n जो होता है वो कोई एक पॉजिटिव रियल वैल्यू होती है, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना, जब x ज़ीरो होता है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो इसलिए ये जो रूट ऑफ -1 1th रूट ऑफ ज़ीरो है, दिस इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। और जो -2 और -64 टू द पावर ये सब है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है अलजेब्रा के जो आपको याद करने हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a minus b is equal to a square plus b square minus 2ab, a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square, ऐसे ही a cube minus b cube is equal to a minus b a square plus ab plus b square, and a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca, और जब a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ये साइड पूरा ज़ीरो हो जाएगा, है ना, ये साइड पूरा ज़ीरो हो जाएगा, और ये साइड जब पूरा ज़ीरो हो जाएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या आ जाएगा, 3abc। तो ये सब आपको याद करने हैं, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है ना, बट ये आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है।
कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलो जल्दी से। तो पहला देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्या है? 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। कैसे करोगे इसको सिंप्लीफाई? नॉर्मल सी बात है, कैसे ही करेंगे, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। और कैसे करेंगे? 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5 करो उसको। कैसे होगा? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10 आ जाएगा, 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करो 5 रूट 5 आ जाएगा, फिर रूट 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रूट 7 आ जाएगा। उसके बाद रूट 7 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 35 आ जाएगा, है ना। तो ये इसका एक्सपेंशन आ जाएगा, है ना। उसके बाद ये करते हैं 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। तो मैंने क्या बताया था, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी क्या होता है? ए स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6। ऐसे ही ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। इसमें क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 7 दैट इज 21, है ना। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 2 रूट 21। उसके बाद सिमिलर लाइंस पे ये है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 5 होल स्क्वायर माइनस रूट 2 होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। समझ आ गया? उसके बाद हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो है उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। जैसे ये एक्सप्रेशन है 1/√2, है ना। इसको अगर इसके डिनोमिनेटर को हमको रैशनलाइज करना होगा तो क्या होगा? मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा? जो डिनोमिनेटर का है, जो डिनोमिनेटर का इरेशनल नंबर है उसी के ही न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे भी √2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि अगर मैं ये करता हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिस इज इक्वल टू 1 ओनली, है ना। ये कट जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। बट इससे क्या होगा, ये डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो जाएगा, ऊपर √2 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस केस में भी होगा 7 प्लस 3√2। अब आप सोचोगे ये कैसे होगा? हाँ, तो ये ऐसे होगा जो मैंने अभी आइडेंटिटी आपको बताई ना, ए प्लस रूट बी। अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई है, क्या बताइए? बताओ क्या बताइए? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये होगा, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होता है? 7 माइनस 3√2, जब हम प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, डिवाइड बाय 7 माइनस 3√2, क्या होगा? ऊपर आ जाएगा 7 माइनस 3√2, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर, 7 7 49 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है? ये 3√2 होल स्क्वायर। 3√2 होल स्क्वायर क्या होगा बताओ तो मेरे को। 3√2 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2 दैट इज इक्वल टू 18, है ना। सिंपल है। 18 माइनस कर दिया हमने इसमें, तो 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31 आ गया। तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया इसमें। दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 31। समझ में आ गया रैशनलाइज कैसे किया हमने डिनोमिनेटर? करेक्ट। अब ये कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के जो आपको लर्न करने हैं। ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n, है ना। जब भी ऐसा होता है तो ये जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। वैसे ही ए टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू n, ठीक है। वैसे ही ए बाई बी टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर n बाय बी टू द पावर n। उसके बाद ए टू द पावर m बाई ए टू द पावर n क्या होता है? ए टू द पावर m माइनस n वेयर m इज ग्रेटर देन n, ठीक है। ऐसे ही ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू ए इंटू बी टू द पावर m, करेक्ट। और a बाई बी टू द पावर माइनस n होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब a बाई बी टू द पावर माइनस n है तो ये हो जाएगा b बाई ए टू द पावर n। तो कुल मिला के अगर a टू द पावर माइनस n है इसका मतलब होता है 1 बाई ए टू द पावर n, ठीक है। समझ में आ गया? या वाइस वर्सा। अब एक और चीज़ है, अगर किसी रियल नंबर का मैं पावर 0 कर देता हूँ तो ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड 1, ठीक है। तो ए टू द पावर 0 ए कोई भी रियल नंबर हो उसकी जो 0th पावर है दैट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए, क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? कैन यू सिंप्लीफाई यूजिंग दीज एक्सपोनेंट्स? तो हाँ कर सकते हैं। 17 का स्क्वायर इंटू 17 टू द पावर 5, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बताओ मेरे को। इसमें लगेगी हमारी ये वाली आइडेंटिटी, कौन सी? पहली वाली। तो पहली वाली क्या है? ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n दैट इज 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 7, 17 टू द पावर 7, करेक्ट।
ऐसे ही 5 स्क्वायर का होल 5 स्क्वायर का फिर 7th पावर क्या होगा, 7 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ 5 टू द पावर 14, करेक्ट। वैसे ही 23 टू द पावर 10 है, यहाँ पे 7 है, तो क्या हो जाएगा 23 टू द पावर 10 माइनस 7, दैट इज़ 23 टू द पावर 3, है ना, ये हो जाएगा। वैसे ही 7 क्यूब इंटू 9 क्यूब, अब ये देख लेते हैं हम एक बार, इसमें क्या है, ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी है ना, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n इज इक्वल टू ए बी टू द पावर m। तो इसमें क्या हो जाएगा 7 इंटू 9 टू द पावर 3, दैट इज 63 टू द पावर 3। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल था, हमने ये कर लिया सारा। अब थोड़ा हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की बात करते हैं। इफ़ ए टू द पावर m इज इक्वल टू ए टू द पावर n, है ना, तो जो हमने पीछे पढ़ा ए टू द पावर m ए टू द पावर n की बात कर रहे थे ना, तो अगर ऐसा होता है कि ए टू द पावर m इज इक्वल टू ए टू द पावर n होता है, then we say that m is equal to n provided a is not equal to 0 and a is not equal to 1 और a is not equal to -1। क्यों, ये तीन क्यों नहीं, क्योंकि भाई अगर ये 1 होगा, अगर 1 की तो कुछ भी पावर कर लो ना, अब 1 की पावर मैं 5 करूँ तो भी 1 आ जाएगा, 1 की पावर मैं 6 करूँ तो भी 1 आ जाएगा, है ना। तो 1 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 की पावर 6 थोड़ी बोल सकते हैं, मतलब 1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 6 है, बट 5 और 6 बराबर थोड़ी हैं आपस में, है ना। तो हम ये m इज इक्वल टू n तभी बोल सकते हैं जब a 0 ना हो, a 1 ना हो और a -1 ना हो। तो ये आपको याद रखना है, a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n तभी होगा, मतलब a टू द पावर n अगर है, अगर ऐसी इक्वेशन है, तो इसमें हम m इज इक्वल टू n तभी बोल सकते हैं जब a इज़ नॉट इक्वल टू 0 1 और -1। ठीक है, समझ में आ गया, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 1 और -1। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो लेट्स से 4 टू द पावर p इज इक्वल टू 256, है ना, 4 टू द पावर p इज इक्वल टू 256। अब 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है ना। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करने हैं तो आपको शुरुआत के 1 to 20 तक के जो स्क्वायर्स हैं वो रटे होने चाहिए, मतलब याद होने चाहिए, जैसे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर टिल 20 तक याद कर लो, काफ़ी है। तो जैसे 256 का मेरे को याद है, इट इज़ इक्वल टू 16 स्क्वायर, है ना, तो हम इसको 16 स्क्वायर लिख देते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, तो हमको इसको 4 के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो 16 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 4 स्क्वायर और फिर यहाँ पे स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 2 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल टू 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 टू द पावर p। अब ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे कौन सी, इफ़ a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0 1 और -1, देन m इज़ इक्वल टू n। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई 4। समझ में आ गया, p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, करेक्ट, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, समझ में आ गया सब कुछ। चलो अब और हम एक चीज़ और बात करते हैं अब वो ये बात है कि जब ये जो ऊपर वाली पावर है ये सेम हो जाए, क्या मतलब है इसका, मतलब ये कि अगर a टू द पावर m, ठीक है, इज इक्वल टू b टू द पावर m हो जाता है, मतलब अब हम पहले हमने क्या किया, पहले हमने बेस सेम किया था, a को सेम किया और ऊपर अलग किया था, तो हमने देख लिया कि m इक्वल टू n कब होगा। अब हम बेस को चेंज करते हैं, a यहाँ पे a है यहाँ पे b है, बट इसकी पावर सेम है, ठीक है, इसकी पावर क्या है, पावर सेम है, और इसमें हम ये मान रहे हैं कि ये जो पावर है ये 0 के बराबर नहीं है, m इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 होगा तो 1 आ जाएगा, है ना। तो इस केस में जो a होता है दैट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस बी। समझ में आ गया, ये प्लस माइनस बी तब होता है जब m जो है वो एक इवन नंबर होगा। इवन नंबर मतलब जैसे 2 का मल्टीपल 2 हो गया, 4 हो गया, है ना, 8 हो गया, ठीक है, इस टाइप से अगर नंबर होते हैं देन a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कि मान लो, जैसे कि लेट्स से 16 है, 16 ही ले लेते हैं, है ना, 16 ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो 16 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स टू द पावर, ये इक्वेशन दी हुई है आपको, एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये 16 को मैं किसी इंटीजर मतलब किसी नंबर के पावर 4 में लाऊँ, है ना, तभी तो मैं ऊपर सेम ला पाऊँगा। तो मैं 16 को लिखूँगा 2 टू द पावर 4, करेक्ट, क्योंकि 2 टू द पावर 4 16 होता है ना। 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू, अगर एक्स टू द पावर 4 है तो इस केस में ऑब्वियसली ये 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x प्लस 2 भी हो सकता है और x माइनस 2 भी हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है -2,
क्योंकि देखो अगर मान लो x -2 है, ठीक है, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होगा, है ना, तो यहाँ पे तो प्लस ऑलरेडी आ जाएगा। माइनस साइन का कोई भी अगर इवन पावर होता है, मतलब माइनस साइन में अगर कोई भी इवन पावर होता है, मान लो m इवन है, तो वो हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है ना। सिंपल मैथ्स पढ़ी बचपन में, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। आई गेस ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं, बट मैं सोचता हूँ कि सब कुछ बता दूँ, जितना मतलब बेसिक्स हो सकता है ना उतना बेसिक बता दें, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि a⁻m1 इंटू करते हैं a⁻m2 से। तो हमने देखा था a⁻m1 इंटू a⁻m2 क्या होता है, a⁻m1 प्लस m2, पीछे हमने देखा था, है ना। अब हम ये इसको इनफाइनाइट तक कर देते हैं, मतलब a⁻m1 इंटू a⁻m2 इंटू a⁻m3, ऐसे करते 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 मतलब चलता रहेगा। तो इस दैट इज़ इक्वल टू कैसा आएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसमें हम फिर a की पावर को प्लस करते रहेंगे, जितनी भी ये एक्सपोनेंट्स हैं उसको हम प्लस कर देंगे। क्या मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना, ऐसे करते करते जब तक ये एंड नहीं होता, है ना। मान लो ये mn तक है तो इसको हम mn कर देंगे। समझ में आ गया, सिंपल है। ऐसे ही सारे रूल्स के साथ है, ठीक है, जो ये सारे रूल्स है ना, सारे रूल्स के साथ है। जैसे मान लो इधर है, मतलब हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे a इंटू बी टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू ए बी टू द पावर m है ना। तो ऐसे ही मान लो a टू द पावर m है इंटू बी टू द पावर m है इंटू सी टू द पावर m है इंटू डी टू द पावर m है, सॉरी डी टू द पावर m है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी डी टू द पावर m। समझ में आ गया, ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही सबके साथ है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब एक बार हम ये देख लेते हैं, फ्रैक्शंस वाले भी देख लेते हैं, ठीक है। a टू द पावर, अब मेरे पास है m/n, तो जैसे जब हम रेडिकल डिस्कस कर रहे थे, है ना, जब हमने रेडिकल डिस्कस किया था तो हमने जैसे मान लो मैंने आपको ये बताया था 2 क्यूब है मान लो इधर, है ना, और यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 टू द पावर 3/4, है ना, यही मतलब होता है। 1/nth हो जाता है, जो भी अंदर होता है उसका 1/nth हो जाता है ना, तो 2 क्यूब का 1/nth मतलब ये ऐसे आएगा, 2 क्यूब का 1/nth दैट इज 1/4 दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3/4, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, a टू द पावर m/n, a टू द पावर m/n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। तो अब हम इसके ऊपर थोड़े ऑपरेशन देख लेते हैं जो आपको ज़रूरत आएगा बेसिक में। तो जैसे मान लो 4 टू द पावर 3/2 है ना, इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है 4 टू द पावर 3/2, तो इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूँगा, मैं इसके बेस के फॉर्म में अंदर वाले नंबर को रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये जो 4 है उसको मैं लिखूँगा 2 स्क्वायर टू द पावर 3/2, ताकि जब ये बाहर जाए तो डिनोमिनेटर हट जाए, 2 इंटू टू मतलब 2 टू द पावर 2 इंटू 3/2, तो 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, 2 क्यूब आ गया, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। समझ में आ गया। ऐसे ही बाकी सब में भी है, a टू द पावर m/n, है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम a टू द पावर m का nth रूट लिख सकते हैं, है ना, उल्टा भी तो लिख सकते हैं, ऐसे यहीं से तो ये आया था, है ना, a टू द पावर m का nth रूट a टू द पावर m/n होगा, करेक्ट। समझ में आ गया, बस ये बताना था मेरे को आपको। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, a का nth रूट इस टोटल की पावर m, ये भी हम लिख सकते हैं, है ना, सेम चीज़ है, क्योंकि ये अंदर वाला क्या आएगा, अंदर वाला आएगा a टू द पावर 1/n और बाहर m आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू a टू द पावर m/n। ये अलग अलग तरीके हैं लिखने के, जिससे आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर और एक और चीज़ देखते हैं, 4, इसका एक और मेथड हम देखते हैं, 4 टू द पावर 3/2 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 क्यूब, अंदर 4 क्यूब कर देंगे और बाहर 1/2 कर देंगे, ऐसे भी पॉसिबल है ना। पहले हमने अंदर को सिंप्लीफाई किया था, अब हम बाहर वाले को अंदर ले आ रहे हैं, 4 क्यूब, तो 4 क्यूब क्या होता है, 64 होता है ना, 64 का रूट हो जाएगा ये 1/2। अब हम 64 को 8 स्क्वायर लिख देंगे, तो 8 स्क्वायर इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये आपका वे ऑफ थिंकिंग डेवलप करेगा अलग अलग तरीक़ों से देखने से, है ना, समझ में आया। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो आपको याद रखने की मैं पहले भी बता चुका हूँ, a टू द पावर p इंटू ए टू द पावर q इज इक्वल टू p प्लस क्यू, p बाई ए टू द पावर p बाई ए टू द पावर q इज इक्वल टू ए टू द पावर p माइनस क्यू। उसके बाद a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर मतलब a टू द पावर m इंटू n इज इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू n, और फिर a टू द पावर m बाई n इज इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया था। आप थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, यूपीएससी सीसैट के खुद के ही क्वेश्चंस कर लेते हैं।
व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग, इनमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो देखो सब में पावर नेगेटिव है, ठीक है। तो 1/2 टू द पावर -6, अभी मैंने आपको बताया कि जब a/b टू द पावर माइनस कुछ होता है, माइनस मान लो -n है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है b/a टू द पावर n, है ना, यही बताया अभी। तो इसको करो, 1/2 टू द पावर -6 का क्या मतलब होगा, 2 टू द पावर 6, है ना। 1/4 टू द पावर -3 का क्या होगा, 4 टू द पावर 3, है ना। मैं 4/1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 1 का कोई सेंस नहीं है। 1/3 टू द पावर -4 क्या होगा, 3 टू द पावर 4। उसके बाद यहाँ पे 6 स्क्वायर आ जाएगा। तो करो भाई, ये क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 4 4 16, ये भी 64 आ जाएगा। और ये 81 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सी। समझ में आ गया कैसे किया हमने, वही जो अपने एक्सपोनेंट्स पढ़े वही यूज़ करके किया है ना। अब ये आपका होमवर्क है, आप कुछ क्वेश्चंस खुद से भी करो, है ना। बहुत सिंपल है, 64 टू द पावर हाफ ये हमने डिस्कस कर लिया, दिस इज इक्वल टू 8, ये 8 आ जाएगा। 32 टू द पावर 1/5, तो 32 को हम लिखेंगे 2 टू द पावर 5, है ना। और फिर 1/5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही 125 को हम 5 क्यूब लिख सकते हैं, तो 5 क्यूब टू द पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू 5, है ना। ऐसे ही बाकी सब आपको करना है। तो ये आप पॉज करो और पॉज करके ट्राई टू डू ऑल ऑफ दिस। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए ये वाला कर देता हूँ, 11 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 1/4, दिस इज सेम एज जो हमने किया था ना, ये a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो ये क्या हो जाएगा, 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 11 टू द पावर 1/4, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है, आप ये प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया हुआ है ना, यू शुड डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे एंड वील फिनिश अप the lecture. So I'll see you in the next lecture. Until then, bye bye, take care and study hard. Thank you so much.